तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए। गंधाली योगिनी के कंधे को धक्का मारकर उसे चिढ़ा रही थी और नववधू के वेश में सजी योगिनी शर्म से लाल हो रही थी। अरे सच में, तेरा अमीर दूल्हा आ ही गया। अब थोड़ी ही देर में तू मिसेस जमालदार बन जाएगी और फिर तेरा स्टेटस भी बदल जाएगा। मिडिल क्लास से डायरेक्ट हाई क्लास, तेरी किस्मत पर तो जलन होती है। गंधाली हंसते हुए योगिनी के गाल खींचते हुए बोली, गंधू, अरे ये अमीर दूल्हा वूल्हा क्या कहती है तू? वो सिर्फ दूल्हा है और कोई स्टेटस वगैरह बदलने वाला नहीं। मैं तुम्हारे सबके लिए जैसी अभी हूँ वैसी ही आगे भी रहने वाली हूँ, समझी? योगिनी मुस्कुराते हुए खुद को ही देखती हुई बोली, सच में क्या? देखेंगे तो सही, हमारे हैंडसम जीजू विनोद तुम्हें बदलते हैं या तुम उन्हें बदलती हो, देखेंगे हम। गंधाली हंसते हुए बोली और तभी बाहर बजता हुआ गाना बंद हो गया। अरे गाना क्यों बंद हो गया? योगिनी ने पूछा। तेरा परिवार दूल्हे राजा की सेवा करने गया होगा इसलिए बंद हुआ होगा, गंधाली बोली। लेकिन उसी समय धड़ाम से दरवाजा खुल गया। दीदी, दीदी, वो बाहर। सुहानी योगिनी की छोटी बहन रोते हुए ही अंदर दौड़ आई। क्या हुआ? योगिनी ने घबरा कर पूछा। तू चल, वो देख मम्मी पापा को। सुहानी रो रही थी। योगिनी ने गंधाली की ओर देखा। गंधाली भी घबराई और उलझी हुई लग रही थी। योगिनी वैसे ही बाहर भागी। बाहर झगड़ा हो रहा था। विनोद की माँ कुछ बोल रही थी। यही संस्कार डाले हैं आपने अपनी बेटी को, और हमारी अमीरी देखकर उसके दोषों पर पर्दा डालकर उसे हमारे गले बांधना चाहते थे ना? अच्छा हुआ समय रहते पता चल गया कि आपकी बेटी कैसी है, वरना मेरे विनोद की जिंदगी बर्बाद हो जाती। विनोद की माँ गुस्से में बोल रही थी। यह सुनकर योगिनी हैरान रह गई। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया? योगिनी ने घबरा कर पूछा। इस वक्त पूरा मंडप लोगों से भर गया था। सब इकट्ठा होकर यह तमाशा देख रहे थे और आपस में कानाफूसी भी कर रहे थे। तू तू तो बोलना भी मत। मीठी मीठी बातें करके तूने मेरे बेटे को प्यार में पागल कर दिया और उसे अंधेरे में रखकर कहीं और रंगरलियां मनाती रही। शर्म नहीं आती तुझे? ऐसे दूसरों की जिंदगी के साथ खेलते हुए, निकम्मी कहीं की। विनोद की माँ तुच्छ भाव से योगिनी को देख रही थी। योगिनी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने इधर उधर देखा, विनोद कहीं नजर नहीं आ रहा था। देखिए, आपको कोई न कोई गलतफहमी हुई है। अरे हमारी बेटी ऐसी नहीं है जी। योगिनी की माँ विमला बेचैनी से बोली। आप तो रहने ही दीजिए, आपके बारे में भी अभी हमें पता चला कि असल में आप कौन थीं। विनोद की माँ गुस्से में बोली, और उनके कौन थीं? शब्द पर जोर देने से विमला का दिल एकदम बैठ गया। सरिता, समय निकल रहा है, हमें अब चलना चाहिए। मैंने हमारे मेहमानों से कह दिया है, वे अब बाहर निकलेंगे। विनोद के पिताजी अपनी पत्नी को रोकते हुए बोले। अरे, लेकिन ऐसे भरे मंडप में शादी अधूरी छोड़कर आप चले गए तो हमारी बेटी को कौन अपनाएगा? धोंडीबा, योगिनी के पिताजी रोते हुए बोले। अब तुम्हारी बेटी को कोई भी नहीं अपनाने वाला, विनोद की माँ बोली। ये सब तुम्हें इस तमाशागिरनी से शादी करते समय सोचना चाहिए था। अब किसी तमाशा करने वाली औरत की बेटी कैसी होगी? ऐसी ही ना। और मुझे तो लगता है ये तुम्हारी बेटी भी नहीं है। कौन जाने इसका बाप कौन है? विनोद के पिताजी ने उपहास से कहा। हाँ, और क्या, मेरी सहेली के पति ने ही हमें बताया था तेरे जवानी के कारनामे, और अब तूने अपनी बेटी को भी वही सब सिखाया। तभी तो ये। विनोद की माँ बोल ही रही थी कि बस, और एक शब्द मत बोलो आंटी। विनोद कहाँ है? योगिनी की आंखें गुस्से से लाल हो उठी थीं। वो तो। विनोद की माँ बोल ही रही थी कि योगी, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही विनोद की आवाज आई, योगिनी ने आंसू पोंछे और उसकी ओर दौड़ी। वो ही था
जो इस सब को रोक सकता था, उसका 2 साल का प्यार विनोद। विनोद, देखो ना, आंटी क्या कह रही हैं, देखो, उन्हें कहो चुप रहने को। शादी के इतने हंगामे में बेकार कुछ भी बोल रही हैं वो। मेरी माँ को, पापा को, मुझे कुछ भी कह रही हैं। योगिनी ने जाकर सीधा विनोद का हाथ पकड़ लिया। उसे लगा अब वो गुस्से में अपनी माँ के पास जाकर उनका मुंह बंद कर देगा, लेकिन नहीं। उल्टा विनोद ने योगिनी का हाथ झटक दिया और सटाक उसके गाल पर अपनी उंगलियों के 5 निशान छोड़ दिए। योगिनी को मानो बिजली का झटका लगा। एक पल के लिए उसकी सोचने समझने की शक्ति सुन्न हो गई। योगी, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, लेकिन तुम ऐसी होगी ये कभी सोचा भी नहीं था। और तुम्हारी माँ, वो तमाशे के फड़ में नाचने वाली थी, ये भी तुमने छुपाया। योगी, तुमने मुझे धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। विनोद गुस्से में बड़बड़ा रहा था, लेकिन योगिनी, वो वहीं बर्फ की तरह जम गई थी। तू जो ट्रेनिंग के बहाने मुंबई और पुणे जाती थी, वो सब ऐसे धंधे करने ही जाती थी ना? बोल, कितने अमीर लोगों को तूने अपने इस भोले चेहरे से धोखा दिया है? विनोद गुस्से में उससे सवाल कर रहा था। विनोद, योगिनी हिचकियों के बीच कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तुझे शुरू से ही अमीरी का लालच था, ये मैं पहचान ही नहीं पाया। जब मैंने तुझसे प्रपोज किया और तूने तुरंत हाँ कर दी, तभी समझ जाना चाहिए था कि तेरा प्यार मुझसे नहीं था। तेरी नजर तो मेरी दौलत पर थी। विनोद के शब्द उसके दिल पर हजारों वार कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, विनोद राव। अरे, उसकी माँ दौड़ी आई अपनी बेटी की मदद करने, लेकिन सब उसी को ताने मार रहे थे। भरे हुए मंडप में लोग गंदी और तुच्छ नजरों से योगिनी और उसके परिवार को देख रहे थे। उसकी छोटी बहन तो मुंह छिपाकर रो रही थी, क्योंकि कुछ लोगों ने तो उसे भी नीचा दिखाने से कसर नहीं छोड़ी थी। योगिनी, फिर कभी भी मेरी नजरों के सामने मत आना। विनोद के ये शब्द और शादी का वो पवित्र मंडप छोड़ कर जाते लोग, उनके पीछे पीछे दौड़ते गिड़गिड़ाते उसके माँ बाप। कड़कड़ कड़कड़ बिजली की तेज चमक चेहरे पर पड़ी और बादलों की टकराने की गड़गड़ाहट कानों तक पहुंची। तभी वो होश में आई। रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी। अंधेरा छाने लगा था। कितनी देर से वो वहीं थी, ये उसे भी पता नहीं था। आज दोपहर ही उसकी शादी थी। कल से ही कितनी खुश थी वो, बिल्कुल खुशी की चोटी पर थी। लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। उसे खुद भी नहीं पता चला कि आखिर हुआ क्या। पर भरे मंडप में सब उसे छोड़कर चले गए। माँ बाप घर में रोते बैठे थे। छोटी बहन उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। और वो इस सब के बीच कब गांव से बाहर पहाड़ों में आ पहुंची, उसे भी होश नहीं था। अब रिमझिम बरसात में वो पहाड़ी घाट पर अकेली ही एक बड़े पत्थर पर बैठी थी। सामने गहरी खाई थी, नीचे पेड़, पत्थर और थोड़ी सी जमीन दिखाई दे रही थी। यहाँ से वैसे ज्यादा लोग नहीं गुजरते थे। लोग कहते थे कि आगे के जंगल में सरकार ने बाघ छोड़े हैं, इसलिए यह जगह थोड़ी सुनसान रहती थी। कब तक मैं अपने ही दुख को गले लगाकर बैठी रहूंगी? माँ बाप को भी तो अब संभालना होगा। यही ख्याल उसके मन में आया। उसने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। वैसे भी आंखों के आंसू तो कब के थम चुके थे। अब तो सिर्फ बारिश का पानी ही चेहरे को भिगो रहा था। उसने पर्स से फोन निकाला और देखा, माँ पापा के ढेर सारे मिस्ड कॉल पड़े थे। उसने माँ का नंबर डायल किया। योगी बेटा, तू कहाँ है? कैसी है तू? देखो, अपने साथ कुछ भी गलत मत करना। माँ अब भी रो रही थी। उनकी आवाज में गहरी चिंता झलक रही थी। अचानक उसे विनोद के वो शब्द याद आ गए। तेरी माँ तमाशागीर थी, ये बात क्यों नहीं बताई? क्या सच में माँ तमाशागीर थी? ये सवाल उसके मन में उठा। लेकिन अभी ये सही समय नहीं था, क्योंकि उस सवाल से भी बड़ा एक सवाल उसके दिल में था। उस पर जो आरोप लगे वो क्यों और किसकी वजह से लगे? ये सब किसने किया? योगी बेटा, सुन रही है ना? तेरे पापा तुझे ढूंढने बाहर निकले हैं, जल्दी आ जा। माँ कह रही थी। माँ,
मैं आ रही हूँ। उन्हें भी फ़ोन करके बता देती हूँ, उसने कहा और पत्थर से उठ गई। आगे चलते चलते उसने अपने पापा को फ़ोन लगाया और फ़ोन कान से लगाए ही बाईं ओर आगे बढ़ने लगी। पहाड़ी घाटी होने के कारण मोड़ कुछ ज्यादा ही थे। कई बार किसी मोड़ पर सामने से आती गाड़ी भी दिखाई नहीं देती थी। पापा, आप घर जाइए, मैं अभी आ रही हूँ, वो फ़ोन पर बोली और फ़ोन पर्स में रखने के लिए पर्स खोल ली। सिर्फ 2 सेकंड के लिए उसकी नज़र नीचे क्या गई और उसी पल किसी तेज रफ्तार गाड़ी का कान फाड़ू शोर उसके कानों में पड़ा। उसने घबराकर सामने देखा और अगले ही पल उसे सामने से आती काले रंग की बड़ी कार दिखाई दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे सड़क के किनारे हटने का भी ध्यान नहीं आया और वो गाड़ी इतनी तेज थी कि सीधे उसे कट मारकर आगे निकल गई। उस गाड़ी का हल्का सा टक्कर उसे लगा और वो जोर से किनारे उछलकर गिर पड़ी। आह! उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। शरीर पर चोट लगी थी। ऊपर से उसका सिर पत्थर से टकराया था। इस वजह से सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने सिर पकड़ लिया और गर्दन उठाकर सामने देखा। अब तो गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। पहली गाड़ी के पीछे 5-6 गाड़ियां दौड़ रही थीं। सबकी सब पॉश गाड़ियां थीं। लेकिन सबसे आगे वाली गाड़ी उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। इतनी पॉश और चमचमाती हुई। पीछे दौड़ती एक गाड़ी से एक आदमी ने मुंह बाहर निकाला। बॉस, प्लीज स्टॉप! वो आदमी चिल्ला रहा था। लेकिन सबसे आगे वाली गाड़ी जिसने उसे टक्कर मारी थी, वो तेज रफ्तार से आगे भाग रही थी, बिल्कुल किसी चीज की परवाह किए बिना। आह! उसे दर्द असह्य होने लगा। क्या इसे दूसरों की जान की कोई परवाह है या नहीं? अब यहाँ मेरी मदद के लिए कोई आएगा भी या नहीं? या फिर मैं यहीं पड़ी पड़ी मर जाऊंगी? योगिनी की आंखों के आगे अब अंधेरा छाने लगा। वो फिर वहीं सिर टेके बेसुध होकर गिर पड़ी। अब आगे योगिनी को कोई अस्पताल ले जाएगा या नहीं? और वो कौन आदमी था जिसने योगिनी को गाड़ी से टक्कर मारकर उसे उसी हालत में छोड़ के बिना गाड़ी रोके तेज रफ्तार से चला गया? ये जानेंगे अगले भाग में। तब तक कहानी की शुरुआत कैसी लगी, जरूर बताइए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले भाग में। टू बी कंटिन्यूड। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।